हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि 8th क्लास है और 8th क्लास में पढ़ रहे हैं। हमारे अतीत थर्ड हम लोग बुक का देख रहे थे। कल बेसिकली चैप्टर हमारा 2 नंबर समाप्त हो चुका था। आज हमको तीसरे नंबर चैप्टर पे आगे बढ़ना था। तो कल बेसिकली थोड़ा सा पार्ट आपको समझाने के लिए रह गया था। ठीक, उसको मैं उसको पूरा समझा दूं, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेक्टर में बढ़ जाएंगे। सभी बच्चे ध्यान दें, जो बच्चे क्लासों में बैठे हैं, किसी को डाउट हो अपना पर्सनल चैप्टर से संबंधित, कोई चीज वो आपने पढ़ी हो, कोई क्वेरी, कोई डाउट आपका रह गया हो, तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक, अगर किसी को डाउट है, कोई क्वेरी आपकी रह गई है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे पूछ सकते हैं। ध्यान दीजिए, हम बात कर रहे थे कंपनी की फौज की, कि जो कंपनी की फौज है वो किस तरह से है और क्या स्थिति है उसको देख रहे हैं। कंपनी के साथ भारत के शासन में नए तो विचार आए, लेकिन उसकी असली ताकत सैनिक ताकत थी। देखिए, चाहे वो कुछ भी थे, लेकिन कंपनी के पास अगर कोई रियल वो आपका पावर थी तो उसकी सेना थी। ठीक, और सेना भी कैसी थी उसके पास? 2 प्रकार की। एक थे आपके घुड़सवार और एक थे पैदल सैनिक, जिसमें आपके तीरंदाज थे और आपके तलवारबाजी के प्रशिक्षण दिए हुए थे। और साथ में उनके पास क्या था बच्चों? वो लोग बंदूक चलाना भी बहुत अच्छे से आपका जानते थे। क्या जानते थे? बंदूक चलाना। ठीक, अब देखिए, वहां के स्थानीय लोगों की संख्या भी थी काफी, वो लोग भी उसमें जुड़ गए, सेना में जाने लग गए। और खास कर अगर आप देखोगे तो अवध और बनारस जैसी जो आपके रियासतें थी, वहां से लोगों को काफी मात्रा में आपका भर्ती किया गया और वो लोग क्या हो गए? उसमें शामिल हो गए। और अंग्रेजी जो आपके सैनिक थे, ये अपनी सेना के जो व्यक्ति थे उनको सिपाही कहते थे, और भारत में इसका रूप बना सिपाही। क्या रूप बना? सिपाही। अब 1820 के दशक में क्या था? युद्ध की जो टेक्नोलॉजी थी, जो आपकी तकनीकी थी, वो आपकी बदल चुकी थी। अब तीर तलवार से युद्ध करने का समय गया, अब बंदूक का समय था। ठीक, राइफल का समय था। आपका 303 जो आपकी राइफल आती थी, उसका समय था। अब इस समय क्या हो रहा है कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, बर्मा मतलब म्यांमार वाला पार्ट, बर्मा का प्राचीन जो आपका बर्मा है, वो किसका प्राचीन नाम है ये आपको ढूंढना है। अगला है अफगानिस्तान, मिस्र में भी लड़ाई हो रही थी। अब देखिए, सिपाही क्या था? मास्केट, यानी कि तोड़दार बंदूक। आपने देखा होगा कि बंदूक की नाल होती है, उसको नीचे तोड़ते हैं, फिर कारतूस लगाते हैं, फिर सेट करते हैं, फिर उसमें तो आपका फायरिंग करते हैं। तो पहले जो भी बंदूक थी आपका, सारी इस प्रकार की थी। आज के समय में देखिए, 10-20 गोली एक साथ भरो आपका मैगजीन में और धैर 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 आपकी फायरिंग करो। ठीक, लेकिन पुराने समय में ऐसा नहीं था, एक एक गोली करके फायरिंग करना पड़ता था और तभी कुछ होता था। आज के समय में पिस्टल है, माउजर है, राइफल है और बहुत अच्छे अच्छे ऐसे आधुनिक आपके हथियार हैं। आज के समय में तो आपका लेजर गन आ रही है, आप लेजर से निशान लगाइए और आपका सटीक निशाना लगेगा। ठीक, तो ये सारी चीजें थी। और 19वीं सदी के रूप में एक सैनिक संस्कृति विकसित होने लगी और सिपाहियों को यूरोप में ढंग से आपका प्रशिक्षण मिलने लगा, अनुशासन हमें आपका दिखने लगा। और इसमें दिखा रहे हैं कि कंपनी के लिए काम करने वाला बंगाल का एक सवार अज्ञात भारतीय चित्र बनाया है, जो मराठों और मैसूर के साथ युद्ध करने के बाद घुड़सवारी में मजबूती से अपना आपको दिखाया गया। देखिए, ऐसा घुड़सवार था उस समय में जो आपकी सेना थी। ठीक, और बेसिकली अब हम पढ़ते हैं इस चैप्टर के कंक्लूजन पर, जो कल आप बच्चों ने पढ़ लिया था, बस मेरे को समझाना बाकी रह गया था। देखिए, निष्कर्ष का मतलब है कि पूरा चैप्टर हमने पढ़ लिया। इस चैप्टर से हमें क्या निचोड़ मिला है इस आपके चैप्टर में? तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी। कैसी थी? व्यापारिक। आपको पता था व्यापार करने आई, बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक उपनिवेश शक्ति बन गई। और कैसी हो गई? एक भौगोलिक उपनिवेश शक्ति। और शक्ति का मतलब पावरफुल। तो 19वीं सदी की शुरुआत में भाप के तकनीकी आने से यह प्रक्रिया और तेजी हो गई। आपने देखा होगा 19वीं सदी जब लगती है, इस समय भाप का इंजन आपका जेम्स वॉट जो है भाप का इंजन बनाते हैं। ठीक, और जब ये आपकी तकनीकी शुरू हुई, तब समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 महीने का समय लगता था। कितने महीने लगते थे? 6 से 8 महीने में आप भारत पहुंच सकते थे। भाप से चलने वाले जहाजों ने यह यात्रा 3 हफ्ते में ही समेट दी।
अब देखिए, जिस यात्रा को 6 से 8 महीने का समय लग रहा है, अब 3 हफ्ते यानी कि मात्र 15 दिन में आप क्या कर सकते हैं, आप भारत पहुंच सकते हैं भाप के चलने वाले इंजन से। ठीक, इसके बाद तो ज्यादा से ज्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देशों में आने लगे। अब देखिए, जहां तो जाने में 6 से 8 महीने का समय लगता था भारत पहुंचने में, वहीं कितने दिन का समय लग रहा है, 45 दिन का। ठीक, 15 45 सॉरी। ठीक, अब आप सोच के देखिए, 45 दिन का आपका समय लग रहा है, तो ऐसे में कौन नहीं आएगा। और जितने भी अंग्रेज थे वो अपनी फैमिली को लेकर भारत में सेटल हो रहे। ठीक, कि जब तक हमारी जॉब है 10-20 साल की, हम लोग भारत करेंगे, उसके बाद अच्छा खासा पैसा कमा के हम वापस ब्रिटेन लौट जाएंगे। और आपने कहानी सुनी है कि जो लोग भारत में जॉब करके गए थे ब्रिटेन में, उनको नवाब कहा जाता था। जानते हो क्यों? क्योंकि यहाँ एक तो वो अपना ट्रेड करते थे, सैलरी कमाते थे, और यहाँ के राजाओं से वो क्या लेते थे, गिफ्ट लेते थे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63 यानी कि 63% भूभाग पर और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन था। यानी कि 63% जितना भी लैंड है, मान लीजिए 100% है भारत की पूरी भूमि, तो 63% किसके कब्जे में थी, अंग्रेजों के कब्जे में थी। और मान लीजिए भारत में 100 लोग रहते हैं, तो उसमें से 78 लोग किसके कब्जे में थे, अंग्रेजों के। यानी कि भारत का अधिकतर पार्ट किसके कब्जे में चला गया, अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। हमारे पास तो कुछ इतना बचा ही नहीं जो हम फ्री थे, और ये भी छोटे मोटी रियासतें थी जो उनसे स्वतंत्र रूप से अलग रहीं। ठीक, जो इनका कभी हिस्सा ना बन पाई। ठीक है ना। चलिए, अब आपको भारत की ऐसी 5 रियासतें ढूंढनी है जो कभी अंग्रेजों की गुलाम नहीं रही। ये आपके लिए होमवर्क, लिख लीजिए। भारत की 5 रियासतें बताइए जो कभी अंग्रेजों की गुलाम नहीं रही। ठीक, अब क्या हुआ, देश के शेष भूभाग पर आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष नियंत्रण का प्रभाव था। बचा हुआ वो भी नहीं था, वहां भी इनडायरेक्ट उनका प्रभाव था। इस प्रकार व्यवहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपना नियंत्रण में ले चुकी थी। हुआ क्या कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो था, पूरे चीज को अपने आप में, पूरे भारत में को अपने कब्जे में ले चुकी थी। ठीक, अब आपको क्या करना है, सही जोड़े बनाने हैं। कौन बच्चा खड़े होकर सही जोड़े बनाएगा माइक से? चलिए, फिर मैं आपको नंबर दूंगा, सभी बच्चे देखें। जीएससी बनबुलपुर, बहुत बढ़िया। चलिए बेटे बताइए। दीवानी, भू राजस्व वसूल करने का अधिकार, शेर मैसूर, टीपू सुल्तान, फौजदारी एक अदालत, मिनट, रानी चन्नम्मा, किंतूर में अंग्रेज विरोधी सिपाही, सिपोए, भू राजस्व वसूलने वाला अधिकारी कौन हो गया, दीवानी। दीवानी हो गई, सही है आपके यस अनुसार। यस। शेर मैसूर किसे लगाऊं, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान को। ठीक है। फौजदारी अदालत, फौजदारी अदालत, फौजदारी अदालत से ही मैच होगा। ठीक है। रानी चेन्नम्मा, रानी चन्नम्मा, किंतूर में अंग्रेज विरोधी का आंदोलन, ठीक है। सिपाही, सिपोए से। ठीक है। और वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग्स, भारत का पहला गवर्नर जनरल। ठीक, बहुत बढ़िया, सुंदर। ताली हो जाए एक बार इस स्कूल के लिए, बच्चों के लिए, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए, अब कौन स्कूल है जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स भरेगा, देख लिए सभी स्कूलों ने। चलिए बेटा, क्या आएगा इसमें, जीजीएससी भागलपुर में। चलिए माइक ले ले बेटा, हेलो बोलिए। सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? सर, दुर्गा शर्मा। ठीक है बेटे दुर्गा, क्या आएगा, बंगाल पर अंग्रेजों की जीत डैश डैश की जंग से शुरुआत हुई। बंगाल पर अंग्रेजों की जीत की प्लासी की जंग से शुरू हुई थी। सर, इसमें प्लासी, प्लासी बहुत आएगा। सुंदर, ठीक है। दूसरा, हैदर अली और टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। सर, इसमें यहाँ मैसूर क्या आएगा। आएगा, यहाँ आएगा मैसूर, ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए इधर आते हैं। लॉर्ड डलहौजी
डैश डैश सिद्धांत को लागू किया। विलय। डलहौजी ने विलय को सिद्धांत लागू किया। हाँ, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, राज्य विलय नीति। चलिए अगला। अगला पश्चिमी। मराठा रियासतें मुख्य रूप से भारत के पश्चिमी भाग में स्थित थी। ठीक, बहुत सुंदर, एक बार ताली हो जाए जी ऐसी भागलपुर के बच्चे के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, शाबाश। थैंक यू चलिए सर। ये आपने कर लिया। अब इसके बाद है आपका सही गलत। बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है, आपको ये बताना है। जैसी बंगोलपुर, बेटे माइक ले लो, बोलिए बेटे। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? आयशा। आयशा। चलो आयशा बताओ बेटे, मुगल साम्राज्य 18वीं सदी में मजबूत होता गया। सही। सही है। चलो आपके अनुसार इसको सही कर रहे। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार करने के बाद एकमात्र यूरोपियन कंपनी थी। सही है कि गलत? सही। चलिए आपके अनुसार ये भी सही। महाराजा रणजीत सिंह ने पंजाब के राजा थे। सही है गलत? सही। अंग्रेजों ने अपने कब्जे वाले इलाकों में कोई शासकीय बदलाव नहीं किया। सही है कि गलत? गलत। चलिए कोई और दूसरा स्कूल बताए। जीजीएसई भागलपुर में। चलिए आप बताइए, खड़े होकर बताइए बेटे, माइक ले लें। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है बेटे आपका? सर खुशबू। खुशबू। चलो बेटा बताओ, पहला वाला आप पढ़ो विकल्प और बताओ ये सही है कि गलत है। सर पहला गलत। क्यों गलत है? मुगल साम्राज्य 18वीं सदी में मजबूत नहीं होता गया था सर, इसलिए ये गलत है। तो कौन सी सदी में मजबूत हुए थे? तो पता होना चाहिए 16वीं और 17वीं सदी में। 18वीं में तो अंग्रेज आ रहे थे। पढ़ो, बैक करो, देखो बच्चों। चलिए अगला पढ़िए। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार करने वाली एकमात्र यूरोप कंपनी थी। गलत। क्यों? सर गलत है इसका। नहीं, वो आपकी बात सही है, मुझे पता है गलत है, लेकिन क्यों गलत है ये बताओ। चलो मैं बताऊं। देखो इसमें एक शब्द लिखा है एकमात्र यूरोपियन कंपनी थी, और जबकि मैंने बताया है कि यूरोप से कौन आ रहे थे? पुर्तगाली भी आ रहे थे, डच भी आ रहे थे, फ्रांसीसी भी आ रहे थे, तो एकमात्र कैसे हो गई? और मैंने शुरुआत में बताया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की के सामने समस्या क्या थी कि वहां से कोई और दूसरा भी ट्रेन से व्यापार करने नहीं आएगा, लेकिन यूरोप से कोई और आ सकता है, उसको कंपनी नहीं रोक सकती। फ्रांसीसी आए, डच आए, पुर्तगाली आए, स्पेनिश आए, आए कि नहीं आए? तो इसलिए ये क्या होगा? ये गलत होगा और ये भी गलत होगा। हाँ ये सही है कि महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के राजा थे, ये बात बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए बेटे, लास्ट वाला। ये बदलाव नहीं किया। सही। सही है गलत? सर सही। सही है। ये गलत है, ये गलत है। अंग्रेजों ने जो भी क्षेत्र अपने कब्जे में लिया, समझो, शासकीय बदलाव नहीं किया। क्यों नहीं किया? भूदारी व्यवस्था कर दी, जमींदारी व्यवस्था बना दी, टैक्स वसूलते थे, अपने सैनिक रखते थे, रेजिडेंट रखते थे। ये क्या है? ये शासकीय बदलाव ही तो है। तो इसलिए ये कथन गलत है। सही कौन सा है? मात्र एक कथन सही, ये वाला, बाकी सारे गलत। ठीक है, तो जब भी आप पढ़ें, देखिए आप, मैं ये नहीं कह रहा आपने उत्तर सही या गलत दिए, मेरा कहने का पर्पज ये है कि जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं आप उसको बस ध्यान से पढ़ें। जैसे अगर आपने यहां पढ़ा होता 17वीं 18वीं शताब्दी में आपके मजबूत हो रहे हैं, और इसको मैं यहां से अलग कर सकता हूं अगर आप समझो थोड़ा सा। अभी हम देख रहे थे ना कहीं 18, देखिए
19वीं सदी के शुरुआत में क्या था, अंग्रेज मजबूत हो गए थे, मतलब एक नई संस्कृति थी युद्ध लड़ने की। अब देखिए अब क्या है 18वीं सदी में, ये ध्यान दो, अवध और बनारस जैसी रियासतों के किसान भी कहां भर्ती हो रहे थे, अंग्रेजी सेना में। और जब अंग्रेजी सेना में आपके भर्ती हो रहे थे, इसका मतलब यहां थे ही नहीं, बचे ही नहीं मुगल, सारा कब्जा लिया उन्होंने। और जब मैंने आपको कल अच्छे से पढ़ाया है कि पहले भारत का क्षेत्र कहां तक था, ये देखिए, ये देखिए, ये है 17वीं शताब्दी, ये है 18वीं अंग्रेजों की, और यहां देखिए 19वीं में पूरा कब्जा है उनका। तो यही तो बताया है मैंने, और यही आपको समझाया बहुत अच्छे से। क्लियर है ना? चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए ऐसे ही अगर हम लोग आपका जुड़कर पढ़ेंगे तो ही हमें सारी चीजें क्लियर होंगी। चलिए आज मैं इसका क्वेश्चन आंसर भी आपको ओरली बता देता हूं, सारे बच्चे आपस में मिलजुल कर करेंगे, तो पूरा मतलब कोई आंसर ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आए। चलिए कौन बताएगा इसका आंसर कि यूरोपीय व्यापारिक कंपनी भारत की ओर क्यों आकर्षित हो रही थी? चलिए पूरी क्लास मिलकर बताइए, सारे एक एक पॉइंट। अगर हर बच्चा एक पॉइंट बताएगा तो हमारी क्लास में 30-30, 35-35 बच्चे हैं, कहीं 20 बच्चे हैं, तो हमारे पास 10-20 पॉइंट निकल कर आएंगे। चलिए कोई भी बच्चे खड़े होइए, देखिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग ऐसे बता रहे हैं। कोई बच्चा खड़ा हो, एक पॉइंट जानता है, दो जानता है, पूछ के बताइए अपने बच्चों, अपने साथ वालों से। जी ऐसी भागलपुर में, बेटे आप खड़े हो जाओ, एक बच्चा कोई भी माइक ले ले और बताए, मैं आपकी हेल्प करूंगा पूरा। आप अगर माइक लेंगे मैं बताऊंगा आपको पॉइंट, और आप उसको लिखते भी चलना। ले ले बेटे माइक। यूरोपीय व्यापारिक कंपनी भारत की तरफ क्यों आकर्षित हो रही थी? हाँ बताओ। यूरोपीय देशों में भारत के अनेक वस्तुओं जैसे कपास, जैसे काली मिर्च, लौंग, ठीक इलायची बहुत बढ़िया, शाबाश, अरे और बहुत अच्छा पॉइंट है, दालचीनी, बहुत बढ़िया, शाबाश। और दूसरा? मसालों की जबरदस्त बहुत बढ़िया। और दूसरा पॉइंट? यूरोपीय व व्यापारी कंपनियों द्वारा ये वस्तुएं भारत से कम दामों पर बेची जाती थी। बहुत बढ़िया, तो सारा चीजें थी। तुम्हें आती है फिर। यही तो 2-3 पॉइंट तो आपको बताने थे, कौन सी बड़ी बात। देखो पहला पॉइंट ध्यान रखो, सबसे पहले भारत में बने सूती, बारीक एवं रेशमी कपड़े, पहला पॉइंट ये हो गया। ध्यान दो सभी, ध्यान दो बेटा, क्या थी कि भारत में जो आपके सूती कपड़े बन रहे हैं, बारीक और रेशमी कपड़े, उसकी यूरोप में मांग, इसलिए क्या हो रहे थे, यूरोप की कंपनी भारत की ओर आकर्षित हो रही थी। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखो, यहां से वो आपका मसालों का व्यापार कर रहे हैं, जैसे लौंग, इलायची, क्लियर है, काली मिर्च, और बहुत सारे ऐसे खड़े मसाले जो थे जिनका व्यापार कहां से कर रहे थे, वहां से। और तीसरा पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो कि भारत में व्यापार करना सबसे सस्ता था, इसलिए क्या हो रही थी, यूरोपीय कंपनियां भारत की तरफ आकर्षित हो रही। क्लियर आ गया? ये 3 पॉइंट आप बताओ, आपका आंसर हो गया कंप्लीट, खत्म। सर इतना चलिए, याद था। हाँ तो आपने बिल्कुल सही बताया, क्या बुरा है, कम से कम आपने बताया, ये बहुत बड़ी बात है बेटा। देखिए सब लोग ऐसे बताएंगे, आप लोग मान लीजिए 10-15 बच्चे आपकी क्लास में, सब लोग मिलकर आंसर डिसाइड कीजिए कि एक पॉइंट ये हो गया और दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट, ऐसे बताइए, बैठ जाइए। चलो, बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों को लेकर विवाद था? यानी कि दो पार्टी हैं, एक बंगाल का नवाब है और दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनी, उन दोनों के बीच झगड़े का, विवाद का मुख्य कारण क्या था? जल्दी डिसाइड करो, 30-40 सेकंड आपस में डिस्कस करो पॉइंट को कि ये पॉइंट हमको बोलना है, फिर उसके बाद हैंड रेस करो और खड़े होकर बोलो। जी ऐसी भागलपुर में, ठीक है बेटे, आप ही खड़े हो जाइए इधर। चले बेटे। सर थोड़ा अटक अटक कर आता है। कोई बात नहीं, जैसा भी आता है, टूटा फूटा बताओ तो सही। बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच कई बातों पर विवाद थे। नवाबों ने कंपनी की चुंगी कर में रियासत देने से मना दिया था। नवाबों ने कंपनी को व्यापारिक अधिकार देने के बहाने उनसे नजरानों की मांग की। नवाबों ने कंपनी को सिक्का दालन से और किलेबंदी से रोक दिया। नवाबों ने कंपनी पर कर न चुकाने तथा अपवादजनक पत्र लिखने का
आरोप लगाया। दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी के अनुसार नवाबों के स्थानीय अधिकार के बेतुकी मांगे के कारण कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा था। कंपनी का मानना था कि उसे बहुत अधिक चुंगी कर देना पड़ रहा है। कंपनी को इस बात पर आपत्ति थी कि उसे अपनी जनसंख्या बढ़ाने तथा किलों के निर्माण की अनुमति नहीं दी गई थी। बहुत बढ़िया, शाबाश। एक बार ताली बजाओ सब लोग बच्चे, जीजीएससी भागलपुर के लिए। बहुत सुंदर। और जिन बच्चों ने सबने आंसर दिया उनके लिए भी ताली एक बार, शाबाश। देखिए, मैं आपसे अब भी कह रहा हूं, इतना आंसर टफ नहीं होते, इतने कौन सा आंसर कोई कुछ बड़ी बात नहीं होती है अगर आप लोग मिलकर डिस्कस करो। यकीन मानो, अभी बच्ची ने बोला है, कम से कम जितने स्कूल जुड़े हैं उन सबके 10-5 बच्चों का आंसर याद हो जाएगा, ऐसे ही। इसलिए मैं सबको बोलता हूं, जब भी आप क्वेश्चन आंसर करो हमेशा डिस्कस की आपके फॉर्म में। तो अब मैं आऊं आपको बोर्ड पर लिखा दूं, कहानी सुना दूं, उसमें कोई बेनिफिट है नहीं, क्योंकि फिर तो इस तरह से क्या फायदा हुआ मेरे पढ़ाने का। आप खुद भी कर सकते हैं कहीं से कॉपी इनको। मेरा मतलब है कि हम लोग डिस्कस करके पढ़ें, एक क्वालिटी एजुकेशन निकले, वो डिस्कशन फॉर्म में ही है। देखिए, अभी आप लोगों ने पढ़ा, ठीक, हम लोगों ने सही गलत का आंसर किया, सब बच्चों ने बताया क्या गलत क्या सही, लेकिन ये अंतर नहीं कर पा रहे थे ना क्यों गलत है। हमको ये भी तो पता होना चाहिए कि ये क्यों गलत है। तो पता लगा कि 18वीं सदी नहीं होना चाहिए था यहाँ, और यहां पता लगा कि एकमात्र यूरोपियन कंपनी की वजह से ये गलत है, ये बिल्कुल सही है, और इसमें शासकीय बदलाव नहीं किए, यहां किए गए थे बस। तो इस तरह से अगर आप लोग पढ़ते हो डिस्कशन फॉर्म में, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई मार्क दे सकता। ठीक, तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ये सारे क्वेश्चन आंसर आपने कर रखे हैं, एक बार आपका देख लेना। नेक्स्ट आपके हम लोग अपने चैप्टर में बढ़ जाएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। ठीक, और बच्चों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।